गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 9th क्लास के लिए। क्या नाम है चैप्टर नंबर 5 का? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और क्या है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? जो है सेल। ठीक है, तो पहले दो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? सब कुछ सेल के बारे में पढ़ा है। किसने डिस्कवरी की सेल की? ठीक है, किसने की थी सेल की डिस्कवरी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। इसलिए रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, क्यों बोलते हैं रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी? बिकॉज उसने क्या की थी? सेल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब साइटोलॉजी क्या था? हमने पढ़ा था वो ब्रांच जो किस में डील करती है? ब्रांच दैट डील्स विद सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ठीक है, देखो दोबारा से, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। सबसे पहले जो हमने पहले दो लेक्चर में पढ़ा था क्या था? डिस्कवरी। किसने की सेल की डिस्कवरी? रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है सेल के फंक्शन और स्ट्रक्चर पे। ठीक है, लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था वो था डेड सेल। ठीक है, कौन सा सेल था वो? डेड सेल। कौन सेल था वो? ठीक है, फिर लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? फर्स्ट लिविंग सेल की जो डिस्कवरी थी वो की एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, फिर न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। फिर प्रोटोप्लाज्म क्या था? प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है? लिविंग मैटर विद इन द सेल। और न्यूक्लियोप्लाज्म में कौन सा लिविंग मैटर? जो किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और इसके बारे में किसने बताया था? परकिंजे ने बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी शेल्डन और शेजवान ने। इसके कितने पोस्टुलेट थे सेल थ्योरी के? 2 पोस्टुलेट थे। अब पोस्टुलेट का मतलब क्या होता है? 2 फैक्ट्स या फिर ये कह सकते हैं आप कि पॉइंट्स। कि इन्होंने क्या सेल थ्योरी में बताया? 2 पॉइंट्स बताए, 2 पोस्टुलेट बताए। पहला पोस्टुलेट क्या था? कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या फिर हम ये कहें जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और दूसरा पॉइंट क्या बताया था उन्होंने? कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लेकिन उसके बाद इस सेल थ्योरी में क्या हुई? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कि इसमें किसी चीज को या तो ऐड करना किसी चीज में या फिर उसे डिलीट करना। लेकिन सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन में क्या हुआ? ऐड हुआ। क्या ऐड हुआ? एक और पोस्टुलेट ऐड हो गया। ठीक है, यानी कि जो नई सेल, जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी बनी, जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी बनी उसमें कितने पोस्टुलेट हो गए? टोटल 3 पोस्टुलेट। ठीक है, और वो तीसरा पोस्टुलेट किसने ऐड किया था? उस साइंटिस्ट का नाम था आर विर्चो। आर विर्चो ने क्या बोला? कि जो पोस्टुलेट, जो सेल थ्योरी शेल्डन एंड शेजवान ने दी है उसमें ये 2 पॉइंट्स करेक्ट हैं। कौन से 2 पॉइंट्स? कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और दूसरा पॉइंट क्या था? कि जो सेल है बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। लेकिन इसके अलावा एक और पॉइंट होना चाहिए, तीसरा पॉइंट। वो क्या है? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, मतलब आर विर्चो के हिसाब से क्या था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम
नए सेल आ रहे हैं, न्यू सेल्स, वो कहीं और से नहीं आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं? जो ऑलरेडी पुराने सेल है, फ्री एग्जिस्टिंग यानी कि ओल्ड सेल्स जो ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वही क्या कर रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? नए सेल बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है? ओल्ड सेल डिवाइड होके क्या कर रहे हैं? डिवाइड होके मैच्योर होके न्यू सेल्स बना रहे हैं। ठीक है, दो थ्योरी, जो ओल्ड थ्योरी थी शेरडन और शेजवान की, आर्विट्जो ने क्या किया? उसे एक्सेप्ट किया और साथ में एक नया पोस्टुलेट ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। कि जो माइक्रोस्कोपी का फादर किसे बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बोलते हैं एंटोन वॉन लीeuwenhoek को। क्यों बोलते हैं एंटोन वॉन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी? एंटोन वॉन लीeuwenhoek को बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। क्योंकि उसने क्या किया था? उसने ना ही इन्वेंटेड न्यू मेथड्स ऑफ ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग the lenses to enhance the magnification power of lenses। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने सबसे पहले क्या किया था? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किया था लिविंग सेल डिस्कवर। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसे क्या बोला गया? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी यानी कि उसने किसके फील्ड में काम किया? माइक्रोस्कोप के फील्ड में काम किया। ठीक है, उसे क्यों बोला गया फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी? क्योंकि उसने ही इन्वेंटेड न्यू मेथड, उसने नए मेथड इन्वेंट किए। किसके? ऑफ ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग द लेंसेज। कि लेंसेज, जो लेंसेज हैं उन्हें क्या नए तरीके से कैसे ग्राइंड यानी पीसा जाए और उनकी पॉलिशिंग की जाए कि उनका जो लेंसेज हैं उनका क्या हो? मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीज हो जाए। इनहैंस का मतलब इंक्रीज हो जाए। जितनी ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? हमें जो ऑब्जेक्ट है उसका व्यू क्या दिखेगा? बिग दिखेगा, बिगर दिखेगा साइज में। ठीक है, समझ आ गया? उसके बाद अब हम कर रहे हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, टुडेज टॉपिक, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो थर्ड जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस कर लेंगे जो बार बार आगे रिपीट होनी है, ताकि आपको पहले से ही पता हो जब हम उस वर्ड को यूज करें डेफिनेशन के टाइम या लेक्चर के टाइम कि ये वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर किसके ऊपर होगा? सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस के ऊपर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, सबने सुना होगा एटीपी के बारे में पहले भी। क्या होता है एटीपी का फुल फॉर्म? एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसे बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब हमें इसकी नीड होती है ये तभी एक्शन में आती है, अदरवाइज ये क्या होती है? स्टोर होती है। ठीक है, एनर्जी हमारी हमेशा एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है और जब उसकी नीड होती है वो तभी एक्शन में आती है। इसीलिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, अब ये क्या है? इसके अंदर क्या होते हैं? हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स। ठीक है, क्या होती है एटीपी के अंदर? हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स। उन बॉन्ड्स के अंदर क्या होती है? बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। इसीलिए जब हमारी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जब कोई भी रिएक्शन होती है तो क्या करता है? तब एटीपी परफॉर्म करती है। कैसे परफॉर्म करेगी एटीपी? बाय रिलीजिंग एनर्जी।
देखो, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस हुआ, यानी कि कोई रिएक्शन हुई किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, तो एटीपी परफॉर्म करेगी अपना एक्शन। क्या करेगी? वो एनर्जी रिलीज करेगी और फिर वो एनर्जी क्या हो जाएगी? यूटिलाइज हो जाएगी, यानी कि यूज कर ली जाएगी। किसके लिए? उस प्रॉपर रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जो स्टार्ट हुई थी, या फिर वो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब दूसरा क्या है? अमाइनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स बोलते हैं। सबसे पहला था एटीपी, दूसरा क्या है? अमाइनो एसिड्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। क्या है? अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। किसके? प्रोटीन्स के। अब जो ये वर्ड है बिल्डिंग ब्लॉक्स, इसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि जब अमीनो एसिड्स join together to form protein molecules। क्या मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक्स का? कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में जुड़ के जॉइन टुगेदर क्या करते हैं? वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे ही एक बिल्डिंग के अंदर ब्लॉक यानी कि ईंट, एक ईंट जब आपस में जुड़ती है, काफी सारी ईंटें ऑर्डर के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है? बहुत सारी ईंटें आपस में जुड़ी हैं, तब जाके क्या बनी है? एक दीवार बनेगी या फिर एक बिल्डिंग बनेगी। वैसे ही क्या है? जब अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करते हैं अलग अलग शेप के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो क्या करते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है। प्रोटीन्स भी आगे, उस प्रोटीन से काफी सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो अभी हम नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी क्या है? अमीनो एसिड्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। किसके? प्रोटीन्स के, यानी कि आपस में जुड़ के क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। और क्या है अमीनो एसिड्स के बारे में टॉप पॉइंट कि ये क्या है? These are the organic molecules formed by one amino group and one carboxylic group। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अमीनो एसिड आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन अमीनो एसिड क्या है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर एक ग्रुप कौन सा होता है? अमीनो का, यानी कि NH3 ग्रुप होता है, और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप। ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ के क्या करते हैं? अलग अलग वेरिएशंस में बनाते हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है। फिर है अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखो, दीज आर द प्रोकैरियोटिक सिंपलर फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है बैक्टीरिया? ये प्रोकैरियोटिक सिंपलर फॉर्म्स हैं किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। क्या है? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म का सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है इनका। इनका बेसिक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का। और प्रोकैरियोटिक मतलब इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस नहीं होना मतलब फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, बैक्टीरियल सेल लगा लो, ये इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, बस जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही सस्पेंडेड होगा। ठीक है।
ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट का मतलब क्या, कोई जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, उसके ऊपर कोई प्रॉपर कोटिंग नहीं है, जो न्यूक्लियस है वो किसी शेप में नहीं है, बस स्कैटर्ड है सेल के अंदर, तो उस सेल को बोलते हैं बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, दीज आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। क्या है बैक्टीरियल सेल्स, माइक्रोस्कोपिक है नेचर में, यानी कि बहुत स्मॉल होता है इनका साइज, विदाउट माइक्रोस्कोप आप इसे नहीं देख सकते हो। ठीक है, फिर और पॉइंट क्या होता है बैक्टीरियल सेल का, दीज लैक सेल ऑर्गेनेल्स। क्या पॉइंट है तीसरा, इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होती। किसके अंदर नहीं होती कोई सेल ऑर्गेनेल, बैक्टीरिया के अंदर। और कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेल्स होती है मेनली, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन कौन सी होती हैं, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स एटसेट्रा। ठीक है, 3 पढ़ लिया हमने, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी है सेल की, अमीनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, किसके, प्रोटीन्स के, और कैसे बने होते हैं ये 2 ग्रुप से, एक होता है इनका NH3 ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर है बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक है नेचर में, माइक्रोस्कोप के बिना हम इन्हें देख नहीं सकते, कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होती। ठीक है, इनके अंदर और क्या है, बहुत सिंपल फॉर्म्स है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट बोलते हैं। अब है हमारा फोर्थ जो है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर क्या है, इट इज द कंस्ट्रिक्टेड रीजन प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके अंदर ये जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, यानी कि कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बैंडेड या फिर कलेक्टेड। ठीक है, यानी कि एक अलग सा रीजन दिखेगा आपको क्रोमोसोम के अंदर, वो क्या है, सेंट्रोमियर है। और क्रोमोसोम क्या होते हैं, जीन्स ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इसका एक्सप्लेन वे से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप समझ लो कि सेंट्रोमियर क्या होता है, ये है एक कंस्ट्रक्टेड एरिया किसका, क्रोमोसोम का। ठीक है, अब हमने क्या, हमने 4 पॉइंट्स पढ़ लिए, 4 डेफिनेशन पढ़ी आज हम लोगों ने, एटीपी, अमीनो एसिड्स और बैक्टीरिया और सेंट्रोमियर। बाकी डेफिनेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।